students. So today we will start our first topic of geography, the chapter number 1, resources and development. Okay, so let's start reading this chapter. Everything available in our environment which can be used to satisfy our needs, provided it is technically accessible, economically feasible, and culturally acceptable, can be termed as resource. So first of all, resources and development is the name of the chapter. तो resource की definition क्या दी गई है book में? In NCERT उन्होंने यही बताया कि resources हम किसको कह सकते हैं? ऐसी चीजें जो कि हमारे environment में present है, ठीक है, हमारी earth पे present है, which is technically accessible, ठीक है, टेक्नोलॉजिकली हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, मींस अचीव कर सकते हैं, वहां तक पहुंच सकते हैं, उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, एंड इकोनॉमिकली फिजिबल मींस ज्यादा महंगी नहीं होनी चाहिए, उसका कॉस्ट कोई हाई कॉस्ट नहीं होना चाहिए। इकोनॉमिकली फिजिबल मींस हर एक पर्सन जो है उसको ओन कर सके, ठीक है, या फिर उसको यूज कर सके। जैसे पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम का जो रेट है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए ताकि जो आम लोग हैं उसको यूज ही ना कर सकें, तो इसी वजह से पेट्रोलियम इज आल्सो अ रिसोर्स। विद दिस इट इज इकोनॉमिकली फिजिबल, मूविंग, इट इज कल्चरली एक्सेप्टेबल एंड इट शुड बी एक्सेप्टेबल कल्चरली, ठीक है, कि किसी भी पर्टिकुलर कंट्री का जो कल्चर है वो वहां के रिसोर्सेज को भी अफेक्ट करता है, ठीक है। Now here is a triangle which shows the interdependence relationship between the nature, technology and institution, as you can see here. Okay, here is physical environment, which means nature. Okay, it is dependent to technology and institutions as well. अब human being है, here is human beings physical environment पे ही depend करेंगे, उन्हें कोई भी resource चाहिए तो physical जो environment है वहीं से ही वो लेंगे। With this टेक्नोलॉजी, फिजिकल एनवायरनमेंट में अब जो भी रिसोर्सेज हैं, पेट्रोलियम है, कोल है, ठीक है, ऑल दीज रिसोर्सेज कैसे एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं? अगर माइनिंग करेंगे तभी तो निकलेंगे ना, तो माइनिंग के लिए हम टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करते हैं। सो टेक्नोलॉजी शुड बी देयर। विद दिस इट इज आल्सो इंस्टीट्यूशन डिपेंडेंट ऑन इंस्टीट्यूशंस। अगर इंस्टीट्यूशंस बनेंगे तभी तो हम रिसोर्सेज को यूज कर सकेंगे, ठीक है। जैसे सपोज करो आपने एटॉमिक पावर है, एटॉमिक पावर जो रिसोर्स है, एटॉमिक कोई भी चीज हमने एटॉमिक पावर से रिसोर्स चलानी है तो उसको हम घर पे तो नहीं चला सकते, उसको किसी ना किसी इंस्टीट्यूशन में प्रिपेयर करेंगे ना। जैसे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है तो वहां पे सब चीजें होंगी एटॉमिक लेवल पे, तो ये सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं। तो ह्यूमन बीइंग्स जो है नेचुरल रिसोर्सेज के लिए फिजिकल एनवायरनमेंट से नेचुरल रिसोर्सेज लेंगे, मींस नेचर से, और उसके बाद में टेक्नोलॉजी के यूज से वो क्या करेंगे, उसको यूटिलाइज करेंगे। एंड दिस टेक्नोलॉजी क्या है, रिसर्च और डेवलपमेंट कहाँ पे होगी? इंस्टीट्यूशन में, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशन में इनके ऊपर रिसर्चेज होगी, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक हमको रिसोर्सेज की जो डेफिनेशन है वो क्लियर है। मूविंग फर्दर, the process of transformation of things available in our environment involves an interactive relationship between nature, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो ये सारा जो है एक इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप है फिजिकल एनवायरनमेंट का, नेचर का, टेक्नोलॉजी का और इंस्टीट्यूशंस का। इसी के वे से हम क्या है, रिसोर्सेज यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके, ह्यूमन बीइंग्स इंटरेक्ट विद नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशन टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब ह्यूमन बीइंग्स जो क्या है, इंटरेक्ट करते हैं हम नेचर से, ठीक है। किससे इंटरेक्ट करते हैं? विद नेचर। जब हम नेचर से इंटरेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्नोलॉजी की हेल्प लेंगे, उसके बाद में क्या होगा, इससे हमारी एक्सेलरेट होगी इकोनॉमी, ठीक है, हमारी इकोनॉमिक जो है डेवलप करेगी, ठीक है। अगर हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने हैं रिसोर्सेज का, ठीक है, जैसे इंडिया क्या करता है, इंडिया इंपोर्ट करता है पेट्रोलियम को, तो उससे क्या होगा कि जिस देश से हम इंपोर्ट करवा रहे हैं तो वहां की इकोनॉमी ग्रो करेगी, क्योंकि वो इंडिया के साथ ट्रेड कर रही है और वहां के रिसोर्सेज की वजह से, ठीक है। जैसे हम सऊदी अरेबिया से अगर कर रहे हैं इंपोर्ट, तो उससे क्या होगा, सऊदी अरेबिया की करेंसी में वो ट्रेड डेवलप होगा, फ्लरिश होगा, ठीक है, उनकी इकोनॉमी ग्रो करेगी। नाउ मूविंग फर्दर, डू यू थिंक दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर एज इट अज्यूम्ड बाय मैनी, ठीक है। अब रिसोर्सेज जो है हमारे पास अवेलेबल है, तो क्या ये फ्री रिसोर्सेज हैं कि इनको इनडिस्क्रिमिनेटली हम यूज करते रहें? दे आर नॉट।
Resources are a function of human activities. Human beings themselves are essential components of resources. They transform material available in our environment into resources and use them. ठीक है, तो ये resources ऐसे नहीं है कि ये हमें हमें continuously मिलते चले जाएंगे. ठीक है, resources अगर हम इनडिस्क्रिमिनेटली बिना सोचे समझे यूज करते रहेंगे तो क्या होगा, एक दिन ऐसा आएगा कि रिसोर्सेज गेट्स कंप्लीटली डिप्लीटेड. तो वो कंप्लीटली डिप्लीट हो जाएंगे, मींस कि खत्म हो जाएंगे. तो इसी वजह से हमको इनको बड़े ही सेंसिबल वे से यूज करना पड़ता है. ठीक है, नाउ रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड. अब आगे हमने देखना कि रिसोर्सेज कैसे क्लासिफाई कर किए जा सकते हैं. फॉलोइंग. ठीक है, these resources can be classified in the following ways on the basis of origin, biotic and abiotic. ठीक है, on the basis of origin की मींस वो पैदा कहाँ से हो रहे हैं, उसके बेस पे ये बायोटिक और एबायोटिक होते हैं. ठीक है, इनकी जो है हमने डिटेल में डेफिनेशन आगे चल के पढ़ेंगे. On the basis of exhaustibility, exhaustibility means खत्म हो सकते हैं या नहीं हो सकते. कोई चीज अगर खत्म हो जाएगी तो वो एग्जॉस्ट हो जाएगी. ठीक है, so on the basis of exhaustibility, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल है. ठीक, इसकी भी डेफिनेशन हम पढ़ेंगे, एग्जांपल भी पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पे चल के. ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. ओनरशिप का आपको मीनिंग पता ही है कि कोई चीज जब कोई ओन करता है उसको ओनर बोलते हैं. ठीक है, जैसे आप अपने घर की प्रॉपर्टी को ओन करते हो, सो यू आर ओनर ऑफ योर हाउस. सो इसी तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, दीज आर इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल. ठीक है, तो ये जो लोग हैं, जैसे इंडिविजुअल कोई पर्टिकुलर पर्सन, कम्युनिटी कोई सोशल जो स्ट्रक्चर होता है, सोशल स्टेटस. ठीक है, नेशनल जैसे इंडिया, उसके बाद में इंटरनेशनल मींस जैसे यूनाइटेड नेशंस. तो इनकी ओनरशिप पे डिपेंड करता है रिसोर्सेज. ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट. स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट मींस कि उनकी डेवलपमेंट कितनी हो चुकी है. कोई पर्टिकुलर रिसोर्स हमारे पास है, ठीक है, तो वो कितना ज्यादा डेवलप हो चुका है, इस पे डिपेंड करता है. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ लेवल स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, दीज आर पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिजर्व्स. ठीक है, तो दीज आर द 4 क्लासिफिकेशंस ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट. ठीक है, पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिजर्व्स. ठीक है, नाउ मूविंग फर्दर, हमने इनके बारे में पढ़ लिया. अब टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज को हमने बाइफिकेट कर लिया और उनको अब हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन. ओरिजिन के बेसिस पे मींस कि जहां से वो पैदा होते हैं. ठीक है, बायोटिक रिसोर्सेज. सबसे पहले कौन से हैं, बायोटिक रिसोर्सेज. ठीक, नाम से आपको पता चल रहा है, आपने साइंस में भी पढ़ा होगा बायोटिक और एबायोटिक. These are obtained from biosphere and have life such as human beings, flora and fauna, fisheries, livestock, etc. ठीक है, सो बायोटिक रिसोर्सेज में आ गए हमारे पास जो कि बायोस्फीयर में होते हैं, जो कि लिविंग थिंग्स होते हैं. ठीक है, जो एग्जिस्ट करते हैं रियल लाइफ में. ठीक है, जैसे ह्यूमन बींग्स. ठीक है, हम भी रिसोर्सेज ही हैं. ठीक है, रिसोर्स है हम भी. फ्लोरा एंड फौना. ठीक है, फ्लोरा और फौना जो होती है किसी पर्टिकुलर फॉरेस्ट के बीच में जो भी वहाँ की वेजिटेशन होती है या फिर जो भी वहाँ पे एनिमल्स रहते हैं, फ्लोरा एंड फौना में आते हैं. ठीक है, वो भी वहाँ की क्या होती है, बायोटिक रिसोर्सेज होते हैं. ठीक है, फॉरेस्ट इज आल्सो अ रिसोर्स फॉर अस. ठीक है, कई सारी ट्राइबल कम्युनिटीज फूड के लिए, वाटर के लिए फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है. हम लोग भी फर्नीचर के लिए, वुड के लिए फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है. फिशरीज. ठीक है, फिशरीज जो होती हैं जहाँ पे लॉट्स ऑफ फिशेस पॉन्ड्स में रखी जाती हैं, पाली जाती हैं, लाइव स्टॉक्स. ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, बायोटिक रिसोर्सेज होती हैं. मूविंग फर्दर, सेकंड वन इज एबायोटिक रिसोर्सेज. एबायोटिक रिसोर्सेज जैसे वो लिविंग थिंग्स है, इसमें नॉन लिविंग थिंग्स आएंगे. ऑल दोस थिंग्स व्हिच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड एबायोटिक रिसोर्सेज. फॉर एग्जांपल रॉक्स एंड मिनरल्स. ठीक है, रॉक्स एंड मिनरल्स, जो पहाड़ है जहां से हम हर एक चीज एक्सट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, ठीक है, उसके बाद में मेटल्स जो भी है वहां पे. ठीक है, आयरन, ठीक है, सिल्वर, गोल्ड, ऑल दीज आर द एबायोटिक रिसोर्सेज. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू. नाउ वी विल मूव फर्दर ऑन द बेसिस ऑफ एक्सॉस्टेबिलिटी. ठीक है, ये हमने कौन सा पढ़ा था, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन. अब हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एक्सॉस्टेबिलिटी. एग्जॉस्टिबिलिटी मींस खत्म हो सकते हैं या नहीं हो सकते, उसके बेसिस पे है रिन्यूएबल रिसोर्सेज.
रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नाम से आपको पता चल रहा है जो कि रिन्यू हो सकते हैं, ठीक है। द रिसोर्सेज व्हिच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेसेस आर नोन एज रिन्यूएबल और रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल और रिप्लेनिशेबल मींस वन एंड द सेम थिंग, जिनको हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, अच्छे तरीके से दोबारा से रीयूज कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सोलर एंड विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एटसेट्रा। क्या एग्जांपल है इसकी? सोलर एंड विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। सोलर एनर्जी जो है, सोलर पैनल्स लगे हुए हैं आजकल लोगों के घरों में, ठीक है, सोलर एनर्जी हम यूज कर रहे हैं। विंड एनर्जी, ठीक है, विंड मिल्स जो होती हैं वहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, ठीक है। राजस्थान में विंड अच्छे तरीके से चलती है तो वहां पे विंड एनर्जी काफी ज्यादा होती है। वाटर रिसोर्सेज, ठीक है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। वाटर कैसे? जैसे हाइड्रोलिक एक पूरा स्ट्रक्चर होता है ना, जैसे रेन वाटर दोबारा से हम यूटिलाइज कर लेते हैं उसको, ठीक है, ग्राउंड वाटर से फिर से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, कंडेंसेशन होती है, ये सारी चीजें। फॉरेस्ट अगर एक जगह पे डिप्लीट हुए हैं तो उनको हम लगा भी सकते हैं दोबारा से, ठीक है। और वाइल्ड लाइफ कई सारी ऐसी चीजें हैं जो कि काफी ज्यादा कई स्पीसीज हैं, पेनल्टी ऑफ उनकी हमारे पास पॉपुलेशन और एग्जिस्ट करती है, ठीक है। सो ये वाइल्ड लाइफ एटसेट्रा। The renewable resources may further be divided into continuous और flow, ठीक है। इनको continuous और flow में भी डिवाइड कर सकते हैं, जो कि हम पीछे जो है हमारे पास ये वाला चार्ट इसमें हम दे सकते हैं। continuous और flow, renewable resources यहाँ पे देखो continuous और flow, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल विंड एंड वाटर। कॉन्टिन्यूअस या फिर फ्लो मींस कि फ्लो में चलते रहते हैं, कॉन्टिन्यूअस रहते हैं, ठीक है। अगर हवा चल रही है तो फ्लो में चल रही है, ऐसा नहीं कि रुक रुक के चल रही है, हवा कॉन्टिन्यूअस हमें मिल रही है, ठीक है, फ्लो में मिल रही है। वाटर रिसोर्सेज, कहीं पे डैम बना हुआ तो वाटर से वहां पे डैम से हमें कॉन्टिन्यूअस वाटर हमको मिल रहा है, ठीक है। मूविंग फर्दर, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब सेकंड वाले आ गए नॉन रिन्यूएबल। हमने दो तरह के पढ़ने थे, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। These occur over a very long geological time. Minerals and fossil fuels are example of such resources. These resources take millions of years in their formation. Some of the resources like metals are recyclable and some like fossil fuels cannot be recycled and get exhausted with their use, ठीक है। नाम से आपको पता चल रहा है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जैसे कोयला है, ठीक है, कोल है, पेट्रोलियम है, एक बार यूज हो गए तो खत्म, दोबारा से प्रोड्यूस नहीं हो सकते, ठीक है। काफी ज्यादा लंबा टाइम पीरियड चाहिए होता है इनको बनने के लिए, ठीक है। तो मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, लाखों साल लग जाते हैं, हजारों साल लग जाते हैं बनने में। तो इतना टाइम तो है नहीं जिस वे से हम इनको यूटिलाइज कर रहे हैं, जिस तेजी से हम इनको यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो ये सारी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। इनमें से जैसे मेटल्स हैं वो रिसाइकलेबल है, क्योंकि रिसाइकल कर सकते हैं। अगर हमने आयरन एक्सट्रैक्ट किया है तो आयरन को हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, घरों में यूज कर सकते हैं, उसके बाद में उसको हम दोबारा से रिसाइकल कर सकते हैं। आयरन कैन बी रिसाइकल्ड, उसको आगे फॉर्मेशन की जा सकती है उसकी, ठीक है। तो दीज आर द रिसोर्सेज व्हिच आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ठीक है। अब हमने ओनरशिप के बेसिस पे पढ़ेंगे, ठीक है। ओनरशिप के बेसिस पे किस तरह के ओनरशिप, आपको नाम से पता चल रहा है कि कोई पर्टिकुलर चीज को ओन करें, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, इंडिविजुअल रिसोर्सेज, कोई पर्टिकुलर पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन किसी चीज को होल्ड करे वो उसका इंडिविजुअल रिसोर्स हो गया, ठीक है। लाइक इफ यू आर ओनिंग अ मोबाइल फोन, ठीक है, आप अभी वीडियो अगर देख रहे हो मोबाइल फोन पे तो वो मोबाइल आपका एक रिसोर्स है, ठीक है, आपका इंडिविजुअल रिसोर्स है, क्योंकि आपने वो परचेज किया हुआ, ठीक है। These are also owned privately by individuals. Many farmers own land which is allotted to them by government against the payment of revenue. In villages, there are people with land ownership, but there are many who are landless. Urban people own plots, houses, and other property. Plantation, pasture lands, ponds, water in wells, etc. are some of the examples of the resources ownership by individuals. Make a list of resources owned by your own, ठीक है। तो हमने पहले इसकी एग्जांपल देख ली थी, ठीक है, इसकी डेफिनेशन पढ़ ली थी कि इंडिविजुअल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, ऐसे रिसोर्सेज जो कि पर्टिकुलर पर्सन होल्ड करता है। अगर गांव में जाएंगे रूरल एरिया में, वहां पे जो फार्मर्स हैं वो लैंड ओन करते हैं, ठीक है। अगर हम अर्बन एरियाज में आए तो हम लोग जो है हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, शॉप्स होती हैं, घर होते हैं, प्लॉट्स होते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ में ये सारी चीजें के साथ साथ में हमने अपने प्लांटेशन रखी होती हैं, ठीक है, पास्चर लैंड रखे होते हैं। ऑल दीज आर द इंडिविजुअल रिसोर्सेज, ठीक है। मूविंग फर्दर,
नेक्स्ट इज द कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज नाम से पता चल रहा है जिसको पूरी कम्युनिटी होल्ड करती है, ठीक है। These are resources which are accessible to all the members of the community. Village common grazing grounds, burial grounds, village ponds, etc. Public paths, picnic spots, playgrounds in urban areas are de facto accessible to all the people living there. ठीक है, तो ये सारी चीजें जो कि पूरी कम्युनिटी होल्ड करती है। जैसे हम पार्क में जाते हैं तो सारे लोग आते हैं, ठीक है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है वहाँ पे, ठीक है। पिकनिक स्पॉट्स पे जाते हैं, ठीक है, पहाड़ों में घूमने के लिए जाते हैं, प्ले ग्राउंड्स के लिए जाते हैं, ठीक है, खेलने के लिए जाते हैं, ठीक है। कोई हमारे पास बुरियल ग्राउंड्स है, ग्रेव यार्ड्स है, ऑल दीज आर द कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। इनको कम्युनिटी जो है ओन करती है। नाउ मूविंग टू द थर्ड वन इज नेशनल रिसोर्सेज। नाम से पता चल रहा है जिसको नेशन ओन करेगा। टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज बिलोंगिंग टू द नेशन. The country has legal power to acquire even private property for public good. You might have seen roads, canals, railway beings constructed on the field owned by some individuals. Urban Development Authority get empowered by the government to acquire land. All the minerals, water resources, forests, wildlife, land within the political boundaries and oceanic area up to 12 nautical miles, 22.2 kilometers from the coast, termed as territorial water, and resources therein belongs to the nation. नेशन के कौन से रिसोर्सेज हैं? हर तरह के रिसोर्स नेशन ओन करता है, ठीक है। जैसे किस तरह के, हमने कह सकते हैं कि वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट रिसोर्सेज, ठीक है, वाटर रिसोर्सेज इंडिया में जितने भी है वो इंडिया ही ओन करेगा। अब यहाँ पे एक और चीज है कि ओशनिक एरिया। ओशनिक एरिया क्या होता है? ओशन, समुद्र। इंडिया के पास भी अरेबियन सी है, ठीक है ना, उसके बाद में बे ऑफ बंगाल है, इंडियन ओशन है, ठीक है। तो ये हमारा ओशनिक एरिया है, ठीक है। और ये अप टू 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो है इंडिया का एरिया है ये, क्योंकि हम जो है लैंड उसको किलोमीटर्स में मेजर करते हैं, और जब हम ओशन में जो दूरी तय करते हैं उसको हम अगर मेजर करें तो वो नॉटिकल माइल में करते हैं, ठीक है। सो 12 नॉटिकल माइल तक जितना भी एरिया है वो इंडिया का है, और इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको हम कहते हैं टेरिटोरियल वाटर। मीन्स 12 नॉटिकल माइल इंडिया की बाउंड्री से लेकर 12 किलोमीटर तक, सॉरी 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो डिस्टेंस है वो हमारा टेरिटोरियल वाटर है। उसमें हम कुछ भी कर सकते हैं, समुद्र में हम शिपिंग कर सकते हैं, ठीक है, फिशिंग कर सकते हैं, जो भी हमें करना है वो हम कर सकते हैं। सो दिस इज द नेशनल रिसोर्सेज। नाउ द इंटरनेशनल रिसोर्सेज, ठीक है। अब इंटरनेशनल रिसोर्सेज फोर्थ इज, ठीक है, नाम से पता चल गया हमको इंटरनेशनल रिसोर्सेज। There are international institutions which regulate some resources. The oceanic resources beyond 200 nautical miles of the exclusive economic zone belongs to the open ocean, and no individual country can utilize these without the concurrence of the international institutions. ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हमने देखा था, सपोज करो कि ये है हमारा इंडिया का टेरिटोरियल वाटर, ठीक है, दिस इज इंडिया, ठीक है, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। अब यहां से लेकर यहां तक का जो एरिया है, ठीक है, ये वाला एरिया, दिस एरिया, दिस होल एरिया इज 12 नॉटिकल माइल, ठीक है। तो यहां तक का जो इंडिया का एरिया, दिस इज 12 नॉटिकल माइल। मींस इंडिया का ये एरिया है, टेरिटोरियल वाटर्स को हम बोलते हैं, जो कि नेशनल रिसोर्स है। अब 12 नॉटिकल माइल से आगे जो फर्दर है, दिस फर्दर डिस्टेंस अप टू हियर 200 नॉटिकल माइल्स तक का, ठीक है, 200 नॉटिकल माइल्स एनएम, ये दिस इज आल्सो 12 एनएम, ठीक है। नॉटिकल माइल्स तक का ये जो एरिया है ये किस में आता है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में, ठीक है। ये 200 नॉटिकल माइल का एरिया आएगा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है, EEZ, ठीक है, इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक। और उसके बाद में अब इससे आगे भी तो ओशन है ना, अब 200 नॉटिकल माइल से आगे भी ओशन है, तो ये जो सारा ओशन का एरिया है, दिस बिलोंग टू द ओपन ओशन, ओपन ओशन को बिलोंग करता है। मींस कि ये जो सारा जितना भी है यहाँ पे, ये जो सारा ओशन का वाटर है, ओशन को बिलोंग करेगा। यहाँ तक अगर कोई भी, किसी ने भी आके कोई एक्टिविटी यहाँ पे करनी है, यहाँ पे इस पर्टिकुलर रीजन में, तो उसके लिए क्या होगा कि कॉन्फ्रेंस होगी ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। तो ये हमारा जो था रिसोर्सेज हो गया ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। नाउ मूविंग फर्दर ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट कि वो कितना डेवलप हो गया। सो यहाँ पे आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इज पोटेंशियल रिसोर्सेज,
ठीक है। पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या है? रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड। फॉर एग्जांपल, the western parts of India, particularly Rajasthan and Gujarat, have enormous potential for the development of wind and solar energy, but so far these have not been developed properly। ठीक है। पोटेंशियल नाम का ही हमको पता चलता है। पोटेंशियल कैसे कहते हैं? जैसे टीचर्स कहते हैं ना कि आप पढ़ नहीं रहे अच्छा, लेकिन यू हैव द पोटेंशियल कि आप कर सकते हो। वैसे ही तरीके से ऐसे रिसोर्सेज जिनमें पोटेंशियल है, अभी हमने यूज नहीं किए, बट वो उनमें पोटेंशियल है। जैसे हमारे गुजरात और राजस्थान में विंड पावर काफी ज्यादा है, इनॉर्मस एनर्जी हमारे पास, सोलर एनर्जी वहां पे काफी ज्यादा है, लेकिन उसको हमने इतने इफेक्टिव वे से यूटिलाइज नहीं किया हुआ। ठीक है। Now moving to the second one is developed resources। Developed resources नाम से पता चल रहा है जो कि completely developed है। Resources which are surveyed and their quality and quantity have been determined for utilization। Their development of the resources depend on the technology and the level of their feasibility। ऐसे रिसोर्सेज जो कि डेवलप्ड है, हमको पता है कि वो कितने यूटिलाइज कर सकते हैं, उनकी यूटिलिटी कितनी है, क्वालिटी कितनी अच्छी है उनकी, और उनकी क्वांटिटी भी कितनी है हमारे पास, कंप्लीट उनका हमारे पास डेटा है, उसको हम बोलते हैं डेवलप्ड रिसोर्सेज। और इसकी कंजम्पशन किस पे डिपेंड करती है कि हमारी कंट्री की, हमारे स्टेट की या फिर हमारे वर्ल्ड की टेक्नोलॉजी कैसी है, उसको कैसे यूज कर रही है। ठीक है। मूविंग फर्दर, स्टॉक। थर्ड वन इज स्टॉक। स्टॉक किसको बोलते हैं? आपको पता ही है कि जो चीज हमारे पास स्टॉक में पड़ी हो, एक्सेस में हमने पड़ी हो, उसको हम स्टॉक कर लेते हैं, एक्स्ट्रा पड़ी हो हमारे पास। Materials in the environment which have the potential to satisfy human needs, but human beings do not have the appropriate technology to access these are included among stock। ठीक है। जो हमारी नीड्स को पूरी कर सकती हैं, लेकिन हम उसको अभी यूज नहीं कर रहे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वाटर इज द कंपाउंड ऑफ टू गैसेस, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है। वाटर जो है वो कंपाउंड ऑफ टू गैसेस है ना। ठीक है। जैसे देखो, वाटर का फॉर्मूला आप सभी को पता ही है, H2O। ठीक है। साइंस सभी ने पढ़ी हुई यहाँ तक। H2O वाटर है, किससे बना हुआ है? ठीक है ना। वाटर जो बना हुआ है कंपाउंड ऑफ टू गैसेस, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है। दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के और एक ऑक्सीजन का, H2O। इसी वजह से उन्होंने लिखा ना कि इट इज मेड ऑफ टू गैसेस, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक। hydrogen can be used as a rich source of energy, but we do not have the advanced technology know how to use it for this purpose, hence it can be considered as a stock। ठीक है। अब हमारे पास हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल यहाँ पे पड़े हुए हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि हाइड्रोजन को हमें कैसे यूज करना है। वी डू नॉट हैव द टेक्नोलॉजी ऑफ नो हाउ, वी डोंट नो कि कैसे हमने हाइड्रोजन को यूज करना है, इसी वजह से ये अभी स्टॉक में पड़ा है। ठीक है। दिस रिसोर्सेज इज एज स्टॉक रिसोर्स। नाउ नेक्स्ट वन इज रिजर्व्स। ठीक है। रिजर्व्स, लास्ट वन इज रिजर्व्स, फोर्थ सबसेट। ठीक है। और reserves are the subset of the stock which can be put into use with the help of existing technical know-how, but their use has not been started। तो हमने स्टॉक में क्या पढ़ा था कि हमारे पास टेक्नोलॉजी का पता नहीं है हमें कैसे यूज करना है, वी डू नॉट नो हाउ टू यूज इट। बट रिजर्व्स क्या है? इसी का सबसेट है स्टॉक का, लेकिन इसमें हमें पता है कि हम इसको यूज कर सकते हैं। नो हाउ, वी नो हाउ वी कैन यूज इट। ठीक है। लेकिन अभी हमने इसको स्टार्ट नहीं किया यूज करना। These can be used for meeting future requirements। हम अपनी फ्यूचर अपकमिंग जनरेशन की रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए इसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। रिजर्व रखे हुए हमने। ठीक है। रिजर्व रखते हैं ना हम। ठीक है। जैसे पैसे को हम बचा के रखते हैं, रिजर्व रखते हैं, किसके लिए रखते हैं? फॉर अपकमिंग जनरेशन। उसी तरीके से रिजर्व भी हमने रखे हुए हैं फॉर अपकमिंग जनरेशन। रिवर वाटर कैन बी यूज फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक power, but presently it is being utilized only a limited extent, thus the water in the dams, forests etc is a reserves which can be used in the future। ठीक है। अब हमने डैम्स कंस्ट्रक्ट किए हैं, उसको हम हाइड्रोलिक यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है। तो ये ऐसे रिजर्व्स हैं जो डैम वगैरह हमने बनाए हैं, जो कि वाटर रिसोर्स को एज ए रिजर्व की कैटेगरी में अंडर कैटेगराइज करेंगे, जिससे कि हम क्या है कि सिर्फ इरिगेशन ही नहीं करते, इसके साथ साथ हम इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है। हाइड्रोलिक कंबाइंस घूमेगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी विद द हेल्प ऑफ डैम्स। सो ऑल दिस आर द रिसोर्सेज व्हिच कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ रिजर्व्स। इसकी टेक्नोलॉजी हमें पता है कि हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं, बट इतना उसको हमें भी यूज नहीं किया, अभी हमने स्टार्ट नहीं किया। ठीक है। वाटर जो है मल्टीपल पर्पसेस के लिए यूज हो सकता है डैम्स में डालकर, लेकिन अभी सिर्फ हम उसको क्या कर रहे हैं,
मोर ओवर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर इरिगेशन के लिए यूज कर रहे हैं, लेकिन फर्दर पर्पसेस के लिए भी यूज हो सकता है, इसी वजह से उनको हमने रिजर्व रखा हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। नाउ एक छोटा सा टॉपिक है, इसको भी हम टच करेंगे, थ्री पॉइंट्स हैं ओनली। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, कि डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज हो तो रही है, तो अब उसको क्या करना चाहिए हम इस चीज को लेकर। ठीक है, रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। इट वाज बिलीव्ड दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर, एज द रिजल्ट ह्यूमन बीइंग्स आर यूज्ड टू देम indiscriminately and thus led to the following major problems। ठीक है, अब ह्यूमंस ने क्या किया, आपको पता ही कि हमारी ह्यूमन नेचर क्या है, कोई चीज हमको फ्री में मिल जाए तो हम एक्सेसिवली यूज करने लगते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसकी क्या करते हैं, वैल्यू ही भूल जाते हैं। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ना कदर नहीं करनी, फ्री में कोई चीज मिलती है तो उसकी हम कदर नहीं करते। सेम इज द केस विद द रिसोर्सेज, इसको हमने इनडिस्क्रिमिनेटली यूज किया है। ठीक है, मींस सेंसिबली यूज नहीं किया। ठीक है, हर एक को चाहिए था कि मैं जरूरत से ज्यादा इसको यूज कर लूं। ठीक है, उसकी वजह से क्या हुआ है, जरूरत से ज्यादा यूज करने की वजह से ये सारी चीजें हुई हैं। डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल। कुछ कम्युनिटी के ऐसे लोग जो कि इन सारे रिसोर्सेज के ऊपर होल्ड रखते हैं, उनकी ग्रीड की वजह से रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं, डिप्लीट हो रहे हैं। ठीक है, डिप्लीट मींस खत्म हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि क्या पढ़ा था हमने स्टार्टिंग में, जो रिसोर्सेज यूज करेगा उसकी इकोनॉमी भी ग्रो करेगी। ठीक है, इकोनॉमी ग्रो करेगी मींस वो ज्यादा पैसे कमाएगा। इसी वजह से लोगों ने इनडिस्क्रिमिनेटली इसको यूज किया। Accumulation of resources in few hands, which in turn divided the society into two segments, that is haves and have-nots or rich and poor। ठीक है, आपको पता है इंडिया में भी ये एक बाइफिकेशन तो है। ठीक है, कि जो अपर क्लास सोसाइटी है और एक बीपीएल सोसाइटी है। ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन सोसाइटी है। तो इसी वजह से क्या है कि उनके पास रिसोर्सेज है, बाकियों के पास नहीं है। लाइक कहीं अभी हम अगर लाइव एग्जांपल लें, तो जो बच्चे अभी हमारे साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो पढ़ सकते हैं, लेकिन कई कम्युनिटी के लोग ऐसे हैं, बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी चाइल्ड लेवल करते हैं, वो पढ़ नहीं रहे, दे डू नॉट हैव दिस रिसोर्सेज। ठीक है, द लास्ट पॉइंट इज indiscriminate exploitation of resources have led to global ecological crises such as global warming, ozone layer depletion, environment pollution and land degradation। ओजोन लेयर डिप्लीशन, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग, तो ये सारी चीजें क्या हुआ है, किसकी किसकी वजह से हुई है कि रिसोर्सेज को हमने इनडिस्क्रिमिनेटली विदाउट सेंसिबली हमने उसको यूज करना शुरू किया। इसी की वजह से ये सारी चीजें हुई हैं। पानी हमारे लिए रिसोर्स है, पानी हमने खत्म कर लिया। ठीक है, उसके बाद में ऑक्सीजन भी हमारे लिए रिसोर्स है, लेकिन हमने फॉरेस्ट ही खत्म कर दी है। ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, ग्रीन हाउस गैसेस ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो इसी वजह से ये सारी जो है हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हैज बिकम एसेंशियल फॉर अ सस्टेन quality of life and global peace. In the present trend of resource depletion by a few individuals and countries continues, the future of our planet is in danger। ठीक है, अगर हम रिसोर्सेज को इनडिस्क्रिमिनेटली, ठीक है, बिना सोचे समय यूज करते रहेंगे, अपनी ग्रीड के लिए यूज करते रहेंगे, तो रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे। Therefore, resources planning is essential for sustainable existence of all forms of life। Sustainable existence is a component of sustainable development। ठीक है, हमने क्या करना है, सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉलो करनी है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? ऐसी डेवलपमेंट जिससे हमारी नेचर डैमेज ना हो, और जो हमारी डेवलपमेंट के काम हो वो हमारी अपकमिंग फ्यूचर जनरेशंस को हम देख के उनके बारे में सोच के ही करें। ठीक है, ऐसी कोई चीज ना करें जिससे हमारी अपकमिंग जनरेशन, जो आने वाली जनरेशन है, उनके लिए कुछ हम छोड़ के ही ना रखें। हम इस समय पेट्रोलियम यूज कर रहे हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि जो नेक्स्ट टाइम में हमारे पेट्रोलियम है वो कंप्लीटली खत्म ही हो जाए। ठीक है, सो दीज आर द रिसोर्सेज, दीज आर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर मूव ऑन करना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। इन नेक्स्ट वीडियो इसके बारे में हम फर्दर डिस्कस करेंगे, रिसोर्स प्लानिंग के बारे में डिस्कस करेंगे और इसको कंप्लीटली थॉरली टच करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग।